हम भारत का भूगोल स्टार्ट कर रखे हैं। तो भारत के भूगोल में हमने सबसे पहले कल भारत की स्थिति विस्तार नामकरण को लेकर कुछ बातें की थी। मैं 5 मिनट में उसको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, हमने सबसे पहले नामकरण की बात की थी। भारत का प्राचीन काल में एनिसेंट टाइम में कैसे नाम था, भरत नाम का जन्म था, उसके कारण भरत पड़ा था। आर्यभट्ट कहा जाता था। इसके अलावा इसको पुराणों में भारत नाम से जाना जाता था, आर्यभट्ट। इसके अलावा इसको बौद्ध ग्रंथों में ना जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। फिर मध्यकाल में मैंने कहा था अरबी और फारसी आए थे। अरबी और फारसी, अरबी जो सह को है बोलते थे, इसी कारण उसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया था। इसके अलावा हमने बात की थी कि सिंधु नदी के आसपास के निवासी के कारण भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लग गया था। फिर आधुनिक काल में भारत के भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नाम भारत और इंडिया पड़ा था। ये नामकरण की बात की थी। फिर हमने अक्षांश और देशांतर की बात की थी कि भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार है। भारत एशिया में दक्षिण में स्थित है, जबकि विश्व में ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो ऐसे हमने कुछ बातें की थी। फिर भारत में हमने की थी सबसे ज्यादा भारत की साथ सीमा बांग्लादेश की लगती है 4096.7 किलोमीटर लगभग। उसके बाद चीन की 3438 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर लगती है। उसके बाद हमने नेपाल की बात की थी 1751 लगती है। उसके बाद म्यांमार की बात की थी 1643 लगती है। भूटान की 699 और उसके अलावा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर के लगभग। ये भारत की सीमा, इनमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम किसके साथ लगती है, अपने अफगानिस्तान के साथ लगती थी। इसके अलावा मैंने तटीय राज्यों की बात की कि 9 तटीय राज्य, पश्चिमी तट पर 5 राज्य, पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। आपको बताया था गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उसके अलावा केरल। फिर पूर्व में हम बात की तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इसके अलावा हमने बात की थी पश्चिम बंगाल की। सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है और सबसे कम किसके साथ लगती है, गोवा के साथ लगती है। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने कर्क रेखा को 8 राज्यों में कहा था कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें हमने सबसे पहले क्रम वाइज देखा था, पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की थी। इसके अलावा हमने 82 डिग्री रेखा की बात की थी कि यूपी से, इसके बाद में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ऐसे हम कुछ बातें की थी, बहुत सारी बातें की थी। मैंने जितना हो सका आपको रिवाइज करवाया और याद रखना आज हम उसी से आगे की बातें करेंगे। सबसे पहले मैंने 82 डिग्री रेखा की बात की थी। देखो, हम बात करते हैं देखो बात करते हैं 82 डिग्री। यहाँ पर 82 डिग्री रेखा है जो कहा जाता है भारत के मध्य से इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इसके कारण भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। देखो, एक तो मानक समय रेखा होती है, याद रखना, एक तो मानक समय रेखा होती है। इसके अलावा हमें इस मानक समय रेखा के अनुसार हम विश्व के, जैसे अपने किसी एक देश विशेष का हम रख सकते हैं कि इस भारत का समय है 82 डिग्री से हम निर्धारण कर सकते हैं। सारे विश्वों को 25 समय जोन में बांटा गया है। इसे याद रखना 24 है, लेकिन 24 होते हैं 24 घंटे, लेकिन बांटा कितने है, 25 में रखा है, ध्यान रखना ये भी विशेष तौर पर। देखो कैसे मानक समय रेखा का निर्धारण आपको पता है, यहां से यहां पर 0 डिग्री रेखा मान लेते हैं, जो कहां से गुजरती है, यूके यानी इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है 0 डिग्री। ये इसके इस तरफ पूर्व दिशा है, इस तरफ पश्चिमी दिशा है, ध्यान रखना। यहाँ पर पश्चिमी दिशा है, इस तरफ पूर्व दिशा है, यानी पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। पूर्व दिशा की तरफ जाने पर समय में क्या होगी, वृद्धि होगी, ध्यान रखना। जबकि पश्चिम में जाने पर समय में क्या होगी, कमी होगी। यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखो कैसे, देखो 0 से लेकर 180 डिग्री देशांतर इस तरफ कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, और 180 डिग्री पश्चिमी दिशा में। 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये ध्यान रखना, मानचित्र पर अलग अलग होती है, जबकि ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही होती है, ध्यान रखना। अब देखो 0। अब हम बात करते हैं समय कैसे निकाला जाता है। देखो पूरी पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी को, ये सूर्य है, मान यहां पर सूर्य है, इस सूर्य को, सूर्य की पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है आपको पता है, एक जिसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। एक पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, तो 24 घंटे के अंतर्गत। देखो टोटल कितने देशांतर हो गए, 360 यानी एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है।
ध्यान रखना 360 इंटू कितने हो गए 4। याद रखना 360 देशांतर है, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो टोटल कितने देशांतर हो जाएंगे, तो देखो टोटल कितने होंगे 1440 हो जाएंगे। तो 1440 मिनट हो गए, कितने मिनट 1440 मिनट। अब 1440 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो किसका भाग देंगे 60 का, तो कितने घंटे आ जाएंगे, ध्यान रखना 24 घंटे आ जाएंगे अपने पास। कितने घंटे आ जाएंगे 24 घंटे। देखो ये जो 24 घंटे अपने पास में, अब हम बात करें 24 घंटे की कि भाई कुल 1440 मिनट होती है। अब 0 डिग्री से लेकर 82.5 डिग्री। अब यूके से यानी लंदन, लंदन के समीप ही ग्रीनविच शहर से, ध्यान रखना जीएमटी आपने नाम सुना रखा होगा, आपने मोबाइल में देखा होगा। अब यहां से शुरुआत करते हैं 0 से 82.5 डिग्री। भारत कितने घंटे आ गए, 5.5 घंटे आ गए। अब इसको हम कैसे प्रूव करके 5.5 घंटे आ गए, देखो 82.5 डिग्री है तो 82 इंटू 4 तो 328 हो जाएंगे, आधा वो बच गया तो 330 हो जाएंगे। ध्यान रखना 330। अब 330 मिनट है, 330 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 5.5 घंटे आ जाएंगे। ट्राई करना, कोशिश करना इसे समय का निर्धारण करने में, या इस ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं, इसके बाद सेकंड ग्रेड में भी आया था ये प्रश्न। तो एक पर्सन ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, इस हिसाब से आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो भारत कितने हैं 5.5 घंटे भारत आगे हैं, ध्यान रखना 5.5 घंटे, क्योंकि जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर प्लस हो जाएगा पूर्व की दिशा में, और पश्चिम की दिशा में जाने पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5.5 घंटे आगे, ध्यान रखना। अब देखो भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इन दोनों राज्यों में 2 घंटे का अंतर है। देखो कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा विशेष तौर पर। कैसे, देखो 2 घंटे का अंतर कैसे, यहां पर कितना है हमने देशांतरी विस्तार पढ़ा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, जो लगभग कितने हो गए 30 देशांतर। 30 इंटू 4 कितने हो गए 120। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में, तो कितने घंटे हो गए 2 घंटे। तो हमारे जैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जैसे सूर्य उदय हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे, तो गुजरात के इस बिंदु पर लास्ट में सरक्रीक के पास में सूर्य उदय कितने बजे होगा, वैसे 7 बजे होगा, तो 5 ही बजे, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि समय का निर्धारण करके रखा उन्होंने, किससे 82.5 डिग्री रेखा से। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत की सीमा रेखाओं की, बात करते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा 2 प्रकार की सीमा होती है, स्थलीय सीमा होती है, एक कौन सी होती है, जलीय सीमा होती है। तो भारत की दोनों सीमा लगती है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लगती है, जबकि जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। ये याद रखना विशेष तौर पर 6100 किलोमीटर जलीय सीमा किसके साथ लगती है, ये मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर, ध्यान रखना। अगर हम बात करें पूरा, तो पूरा इसके अलावा 7516.6 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो इनकी देखो कौन से राज्य के साथ कितनी सीमा लगती है, तो ये देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। ये यहां पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। कौन सा, यहां पर देखो, यहां गुजरात की लगती है, राजस्थान की लगती है, इसके अलावा पंजाब की लगती है, और यहां पर कौन सा आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, ध्यान रखना। ये केंद्र शासित प्रदेश है, 4 के साथ सीमा लगती है। टोटल सीमा कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर लगती है। यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, याद रखना। राजस्थान की 1070 लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात करें अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की पीओके के साथ सीमा लगती है। चलो पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान ने ले रखा है, भारत कब्जा करके रखा है, एक दिन ले लेंगे इसे भी। देखो इस पीओके पर एक दिन कब्जा इंडिया का हो जाएगा वापस। यहां पर ये अफगानिस्तान के साथ सीमा लगता है। देखो इस सीमा रेखा को रेड क्लिप कहा जाता है, ध्यान रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा रेड क्लिप, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 की सीमा का निर्धारण किया था, तो इसको रेड क्लिप कहा जाता है। इसको डूरंड रेखा कहा जाता है, ध्यान रखना। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको डूरंड रेखा कहा जाता है, ध्यान रखना। इस डूरंड रेखा जिसकी हम बात करें, डूरंड रेखा, इसका निर्धारण भी याद रखना आप 12 नवंबर को हुआ था 1883 को, याद रखना। सर मोर्टिमर डूरंड ने किया था निर्धारण इसका 12 नवंबर 1883 को। डूरंड रेखा
किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। उसके बाद हम बात करें चीन के साथ, तो चीन की सीमा के निर्धारण की बात करें, देखो ये है चीन पूरा का पूरा। चीन के साथ कौन सीमा बनाता है? सबसे ज्यादा चीन के साथ लद्दाख बनाता है, ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेशों में। उसके बाद चीन के साथ सीमा कौन बनाता है? हिमाचल प्रदेश बनाता है। इसके अलावा उत्तराखंड। सबसे कम कौन बनाता है? उत्तराखंड, ध्यान रखना, सबसे कम राज्यों में उत्तराखंड हो गया। यहां पर है सिक्किम, देखो 1 2 3। सिक्किम के बाद में हम बात करें कि इसके साथ सीमा कौन बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। कौन बना रहा है? अरुणाचल प्रदेश भी इसके साथ सीमा बना रहा है, ये वाले इलाके। देखो यहाँ पर है असम बना रही है थोड़ी। तो सबसे ज्यादा राज्यों में आंध्र प्रदेश होगा, ध्यान रख, ये सॉरी अरुणाचल प्रदेश होगा। तो इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कौन सी मैकमोहन रेखा? किन दो राज्यों की, किन दो देशों के बीच में? तो भारत और किसके बीच में? चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। देखो मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण भी याद रख लेना आप, 1914 में हुआ था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। सर हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया था, लेकिन याद रख चीन इसको नहीं मानता है, भारत इसे ही मानता है। इसके बीच में कौन कौन से विवाद हुए उनके पीछे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम बात करें बांग्लादेश की। देखो बांग्लादेश के साथ भारत, बांग्लादेश बना कैसे, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। आपको पता है बांग्लादेश अभी आजादी के समय नहीं बना था, पूर्वी पाकिस्तान था आजादी के समय। देखो ये मान लेना एक पार्ट है, इस पार्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया था 1905 में। आपको पता है बंगाल का विभाजन हुआ था। इस वाले भाग को पूर्वी बंगाल कहा जाता था, इस वाले भाग को पश्चिमी बंगाल कहा जाता था, जिसे हम आज भी कहते हैं। इस वाले भाग में हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी, इस वाले भाग में मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी। आपको पता है पार्टीशन क्यों किया था? अंग्रेजों ने कहा कि प्रशासनिक सुधार करने के लिए किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको पता है यहाँ पर राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा विकसित हुआ था, उनको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा कुछ किया था। अब ये 1905 में हुआ। उसके बाद में 1971 में इसको जो पूरी बांग्लादेश, पूरी पाकिस्तान था, उसको भारत ने आजाद करवा दिया था और इसका नाम क्या हो गया था? बांग्लादेश हो गया था। फिर बांग्लादेश के साथ समझौते हुए थे, ध्यान रखना। इसी दोनों के बीच में आपको पता है अभी कुछ सालों पहले आपको पता है इन दोनों के बीच में कुछ जो कॉलोनी है उनको बांटा भी गया था। ये भी आप ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉलोनियों का बंटवारा हुआ था, जिसमें 111 कॉलोनियां भारत को दी गई थी बांग्लादेश ने, और जबकि भारत ने 51 कॉलोनियां किसको दी थी? बांग्लादेश को दी थी। तो ये भी हुआ था अभी 2020 के लगभग हुआ था, ध्यान रखना 2020 क्या सॉरी जिसको 3 बीघा गलियारा कहा जाता है, ये 7 मई को हुआ था 2015 में। 7 मई 2015 को 3 बीघा जो गलियारा था उसको भारतीय संविधान में संशोधन किया था, 100वां संविधान संशोधन। कब? 7 मई 2015 को, जिसके तहत कितनी 51 कॉलोनियां जो किसकी थी? बांग्लादेश की थी, वो भारत के पास आई थी, और जो 110 कॉलोनियां थी भारत की वो किसको दी गई थी? बांग्लादेश को दी गई थी। कब हुआ था ये? 7 मई 2015 को। तो साथ साथ में ये आप ये भी याद रख लेना। अब देखो सीमा निर्धारण की बात करें तो भारत के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों में देखो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, तो सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला कौन है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके अलावा असम हो जाएगा, इसके अलावा मेघालय हो जाएगा। ध्यान रखना भारत के साथ बांग्लादेश में सीमा बनाने वाले रेखों में असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और मेघालय हो जाएगा। ये याद रखना, यहाँ पर है त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा, ध्यान रखना। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, तो सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? तो ध्यान रखना पश्चिम बंगाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। तो इस प्रकार इसके अलावा नेपाल के साथ भी सीमा विवाद है हमारा। इसके अलावा चीन के साथ, भूटान के साथ है, भूटान के साथ सिक्किम लगाता है, पश्चिम बंगाल, असम और ये अरुणाचल प्रदेश वाले ये इलाके इसके साथ सीमा लगाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड यहाँ लगाता है, उत्तर प्रदेश लगाता है, बिहार लगाता है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ भारत की सीमा साझा करते हैं। तो ये स्थलीय सीमाओं की बात हो गई, तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। यहां पर याद रखना नेपाल के साथ हमारा एक विवाद चला है, अभी बहुत सुर्खियों में था, मैं इसको भी यहां पर ही शामिल कर देता हूं। हमारा नेपाल के साथ एक विवाद हुआ था, आपको पता है, मैं यहां लिखता हूं लिपुलेख दर्रा को लेकर। लिपुलेख दर्रा आपको पता है उत्तराखंड के पास ही में एक नदी है, काली नदी, उसी के समीपवर्ती एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? लिपुलेख दर्रा। ये लिपुलेख दर्रा नेपाल ने, किसने? भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। नेपाल ने अपने मानचित्र में इसको क्या कर लिया था?
लिपुलेख दर्रा को, इस लिपुलेख दर्रा को अपने मानचित्र में दर्शा लिया था इसने। उसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच में कुछ विवाद भी हुआ था, तो स्थिति हो गई थी। ये आपका इसको लेकर हो गया। अब हम बात करते हैं भारत की तटीय क्षेत्र की, तटीय सीमाओं की बात करते हैं। तो देखो, वैसे मैं कल थोड़ा बहुत बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इनको डिटेल से आज और बता देता हूं कि तटीय क्षेत्र में कौन कौन से हैं। तो देखो, तटीय क्षेत्र में भारत की सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है ना, वो गुजरात से लगती है। किसकी लगती है? गुजरात की। और यहाँ पर इन तटों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, याद रखना। जैसे मैं बताऊं, इसको काकरापाड़ तट भी कहा जाता है, गुजरात के तट को। याद रखना, कहां से? गुजरात के कच्छ से लेकर ये मुंबई के क्षेत्र तक। इसके अलावा मुंबई से यहाँ क्षेत्र के इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, और केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जहां भारत में सबसे पहले बारिश होती है। वैसे ध्यान रखना, मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार में आता है, लेकिन मुख्य भूमि पर केरल के मालाबार तट पर बारिश होती है। तो इस तरफ हो गया कोरोमंडल तट, जहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उत्तरी सरकार तट हो गया और उत्तर तट हो गया। याद रखना, सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। अगर पूछे तो काकरापाड़ तट की ध्यान रखना विशेष तौर पर। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? वो गोवा की लगती है। ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ बंदरगाह है, वो भी आप नोट कर लेना। जैसे यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, जिसका वर्तमान में नाम परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया था। यहाँ पर पोरबंदर है। इसके अलावा यहाँ मुंबई बंदरगाह है। इसके अलावा मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए भारत का अत्यधिक आधुनिकतम बंदरगाह बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसको भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये भी इनका एक मैं विशेष वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आपको तो बता दूंगा। इसके अलावा रत्नागिरी भी है यहाँ पर न्यू मंगलोर भी है। इसके अलावा मारम गोवा है, यहाँ पर न्यू मंगलोर है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम है, कोच्चि है, यहाँ पर तूतीकोरन है, यहाँ चेन्नई है, यहाँ विशाखापट्टनम है। इसके अलावा पारादीप है, यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह हो गए। ये सारे के सारे बंदरगाह हो गए आपके। तो अब देखो, इससे लेकर जो भी आपके कुछ डाउट है तो वो मुझे बता देना। इसके अलावा हम बात करें तो भारत की तटीय सीमा की, जिसको हम भारत की तटीय सीमा जो सागर है, वो किस प्रकार से विभाजित की गई है, तो इसको देखना आप। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होती है आधार रेखा, बेस लाइन। आधार रेखा, आधार रेखा से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। देखो, एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, लगभग 2 किलोमीटर के लगभग। याद रखना है इस 12 समुद्री मील के क्षेत्र को, यानी यहां से लेकर मैं कह सकता हूं कि यहां के क्षेत्र को, इसको प्रादेशिक, ध्यान रखना, प्रादेशिक सीमा कहा जाता है। इस वाले क्षेत्र में याद रखना, इस क्षेत्र में जो भी है, तो इसके अंतर्गत जितने भी संसाधन है, ध्यान रखना, जो सारे के सारे संसाधन है, उस संसाधन पर अधिकार उस देश का होता है, ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा 24 से लेकर 12 से लेकर 24 नॉटिकल मील तक, 24 जो नॉटिकल मील है, इस क्षेत्र को ध्यान रखना, इस क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, जिसके तहत राजकोषीय या वित्त से संबंधित जो भी है, मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार इससे यहां से या कोई भी देश यहां से क्या लिया जा सकता है? टैक्स वसूल सकता है इस क्षेत्र से। इसके अलावा आधार रेखा से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तक, कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर, जिसको आर्थिक अनन्य क्षेत्र कहा जाता है, ध्यान रखना। इसको जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ये इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का, ध्यान रखना, दोहन करने का अधिकार होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इस क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील तक कोई भी देश उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रिसर्च कर सकता है। तो ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब देखो, कुछ चैनल है, तो उन चैनल का तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, छोटा ही हो जाएगा, 3-4 मिनट का। तो आज से इस टॉपिक में जो जितना हो सका मैंने उसको कवर करवाया है। एक, लेकिन फिर भी एक ध्यान रखना, 8 फिंगर आपने नाम सुना होगा, 8 फिंगर विवाद, 8 फिंगर्स विवाद, ये भारत और चीन के बीच में है। मैंने आपको उस समय गलवान बताया था, सॉरी वो कुछ
वजह से मैंने वहां पर गलवान नाम बता दिया, लेकिन याद रखना 8 फिंगर टाइप के उस जगह पर ही गलवान है। जहां पर क्या है, ये 8 फिंगर क्या होती है, देखो 8 फिंगर की बात करें हम, 8 फिंगर यहाँ पर 8 पहाड़ियां हैं, ध्यान रखना 8 पहाड़ियां कहां पर है, ये लद्दाख में है, लद्दाख में, ध्यान रखना। ये 1962 के तहत तो भारत और चीन के बीच में जब युद्ध हुआ था ना, उसके बाद में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया, एक्स चीन के अंतर्गत। लेकिन याद रखना यहाँ पर एक झील है जहां पर पेंगोंग झील, इनमें से 8 पहाड़ियों पर 4 में बटी हुई है। 4 पर चीन पेट्रोलिंग करता है, आपको पता है, और हाँ गश्त करता है, और 4 पर कौन करता है, भारत इस पर गश्त करता है। यह विवाद कब हुआ था, 1962 में, कहां पर है, पेंगोंग झील के निकटवर्ती क्षेत्र में। ये भी आप 8 फिंगर विवाद भी याद रखना विशेष तौर पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।